Info for patient. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस भट्ट है। मैं एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। मैं डायबिटीज़ एंड हार्मोन क्लिनिक में होता हूँ जो कि TAMC बिल्डिंग MM आलम रोड गुलबर्ग 3 पे वाक़ है। और मैं सोमवार से लेकर जुम्मा यानी मंडे टू फ्राइडे शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक क्लिनिक करता हूँ। और अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो हमारे अपॉइंटमेंट नंबर 0325243000 पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट क्या होता है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के डोमेन में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं? जी, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बेसिकली हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं। हार्मोन्स हमारे जिस्म में मौजूद केमिकल्स हैं जो कि नॉर्मली हर बंदे के अंदर मौजूद होते हैं। और ये केमिकल्स कुछ गदूदों से पैदा होते हैं, जैसे कि हमारी गर्दन में एक थायराइड ग्लैंड है जो कि थायरोक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। हमारे जिस्म में लबलबा है जो कि इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है उसको प्रोड्यूस करता है। इसी तरह हमारे दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। उनमें से चंद जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है जो हमारे खासतौर पर बच्चों में उनकी कद के बढ़ने की रफ्तार को कंट्रोल करता है। और इन हार्मोन से मुतालिक जो भी बीमारियां होती हैं उनको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डील करता है। मेनली हमारी डोमेन में सबसे ज्यादा जो हमारे मरीज होते हैं वो शुगर के मरीज होते हैं जिनमें लबलबे या इंसुलिन के कमी या उसके काम करने के मसाइल होते हैं। सर, इसके अलावा इसके डोमेन में कौन सी बीमारियां थी शुगर के अलावा? शुगर के अलावा थायराइड के मसाइल, जैसे मैंने आपसे पहले जिक्र किया, थायराइड में हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म दोनों आम अल्फाज में जिनको हम गिल्लड़ कहते हैं, यहाँ गदूद बढ़ जाता है। थायराइड हार्मोन की कमी से मुख्तलिफ बीमारियां हो सकती हैं और उसकी ज्यादती से भी मुख्तलिफ बीमारियां पैदा हो सकती हैं। बच्चे छोटे जिनका कद छोटा रह जाए उनमें अगर बाकी सारी बीमारियों को हम रूल आउट कर दें तो उसके बाद हार्मोन्स के मसाइल, खासतौर पे ग्रोथ हार्मोन की कमी इसकी बहुत बड़ी वजह है और उसको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही उसका इलाज करता है। इसके अलावा जो हम बात कर रहे थे, बच्चों में कद छोटा हो जाता है, उसमें ग्रोथ हार्मोन का बड़ा एक अमल दखल होता है। कैल्शियम और फास्फोरस के बाद लोगों में मसाइल होते हैं, उनको हार्मोन्स का मसला होता है, पैराथायराइड हार्मोन का, उसको हम इलाज करते हैं। इसके अलावा खवातीन में माहवारी के मसाइल, हार्मोन्स के मसाइल, चेहरे पे जिस्म पे फालतू बाल आ जाना, आवाज भारी हो जाना और जो उनके पीरियड्स होते हैं उनके मसाइल, वो भी हार्मोन के मसले की वजह से होते हैं और उनको भी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही इलाज करते हैं। सर, इस बात में किस हद तक सच्चाई है कि मीठे के शौकीन अफराद को शुगर होती है? देखिए, मीठा डायरेक्टली खुद से तो उस तरह शुगर नहीं कॉज करता। मीठे का अल्लाह पाक ने हमारे सबके जिस्मों में निजाम बनाया हुआ है। मीठा हम खाते हैं, हमारे जिस्म से इंसुलिन निकलती है और उस मीठे को हमारा जिस्म इस्तेमाल कर लेता है। मीठा जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें शुगर इस वजह से ज्यादा होती है क्योंकि जो मीठा ज्यादा खाते हैं उनका वजन बढ़ जाता है और असल वजह शुगर होने की उनका वजन बढ़ना है। अगर ऐसे अफराद जो मीठे के शौकीन हो वो एक हद तक मीठा खाएं जिससे उनका वजन ना बढ़े तो उनमें शुगर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर वजन बढ़ जाए तो उसकी वजह से ऑब्वियसली शुगर हो जाती है और अगर वैसे शुगर के मरीज हों फिर तो मीठा खाना वैसे ही उनके लिए बुरा है और उसमें तो शुगर उनकी जरूर खराब होगी। सर, शुगर के मरीजों के लिए खुराक में बदपरहेजी किस हद तक खतरनाक है? देखिए, मैं अपने मरीजों से ये कहता हूँ कि अगर आपने शुगर का इलाज करना है तो जहाँ दवाइयाँ हैं, दवाइयों ने सिर्फ 20 से 30% काम करना है। असल काम आपकी परहेज नहीं करना है और परहेज में ना सिर्फ खुराक का परहेज है बल्कि साथ ही साथ आपकी एक्सरसाइज भी शामिल है। ये दो चीजें शुगर के इलाज में 70 से 80% इनका हिस्सा होता है और बाकी हिस्सा आपकी दवाइयों का होता है। सर, शुगर है क्या? देखिए, शुगर बेसिकली हमारे जिस्म में, मैंने आपसे पहले अर्ज की कि अल्लाह पाक ने एक इंसुलिन लबलबे को रखा है जो कि इंसुलिन को बनाता है। इंसुलिन का काम क्या है कि जब हमारे खून में शुगर की मिकदार बढ़ती है तो इंसुलिन खारिज होती है लबलबे से, जो कि इंसुलिन इस शुगर को जो हमारे खून में मौजूद है हमारे खुलियों के अंदर पहुंचाती है। जो शुगर के मरीज हैं उनमें या तो इस इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन होती ही नहीं कि वो अपना काम करे, या फिर इंसुलिन तो मौजूद होती है बल्कि बाज़ औक़ात ज्यादा होती है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पाती, यानी खुलियों के अंदर शुगर को पहुंचा नहीं सकती और उसके रास्ते में कुछ रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से शुगर हो जाती है। सर, शुगर होने की वजूहात क्या होती है? देखिए, शुगर में उसकी किस्म पे डिपेंड करता है। जो टाइप 1 डायबिटीज है वो ज्यादातर उसमें बेसिकली लबलबे में से या लबलबे की जो इंसुलिन बनाने की सलाहियत है वो खत्म हो जाती है, इंसुलिन बन ही नहीं रही होती। तो लबलबे के डैमेज की कई वजूहात हो सकती हैं। उसमें ज्यादातर कॉमन जो है वो ऑटो इम्यून होता है, यानी हमारे जिस्म का अपना मुदाफ़ती निज़ाम हमारे अपने जिस्म के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है और लबलबे को तबाह कर देता है जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती। कोई वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनके बाद हो जाता है। कुछ हमारी एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से भी ये काम हो सकता है और बाज़ औक़ात जेनेटिक होती है, यानी जीनियाती तौर पे कुछ लोगों में ये प्रोपेंसिटी होती है, यानी वो इस चीज को ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनका लबलबा काम करना छोड़ दे। जो दूसरी वजूहात हैं जो कि टाइप 2 डायबिटीज की वजूहात में शामिल होती हैं, उनमें सबसे कॉमन, सबसे बड़ी वजह मोटापा है, वजन की ज्यादती है। जब वजन की ज्यादती होती है, मोटापा होता है, तो जो मैं जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज की कि इंसुलिन ऐसे लोगों के जिस्म में मौजूद होती है लेकिन इनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि इंसुलिन जिस्म में पैदा हो रही है, वो बढ़ भी रही है, खून में मिकदार भी है, लेकिन आगे बॉडी में रेजिस्टेंस है, बॉडी उसको रेजिस्ट कर रही है, उसको अपना काम नहीं
नहीं करने देती। उसमें कई वजूहात होती हैं, ज़्यादातर जिनियाती मसाइल होते हैं। फैमिलीज़ में अक्सर ये शुगर इस तरह चलती होती है। मोटापा, खुराक में बदपरहेज़ी, खासतौर पे हमारी जिस तरह आजकल एक डाइट फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जो हम लोग चीज़ें प्रोसेस्ड फूड हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, जैसे नगेट्स हो गए, कबाब बने बनाए आते हैं, तली हुई चीज़ें होगी। जो भी चीज़ मोटापे का बायस बनती है वो इनडायरेक्टली शुगर की वजह हो सकती है। लाइफस्टाइल सेडेंटरी से मुराद है जैसे आप अगर चलना फिरना बिल्कुल कम हो, हमारी आजकल हमारे रूटीन में एक्सरसाइज बिल्कुल ख़त्म होकर रह गई है। पहले ज़माने में लोग साइकिल चलाया करते थे, वॉक करते थे, कई मील का फासला पैदल तय करते थे। अब हम अपनी कुर्सियों पे बैठे रहते हैं, कहीं जाना है रिक्शे पे बैठे, गाड़ी पे बैठे, मोटरसाइकिल पे बैठे चले गए। तो वर्जिश की कमी या फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी इसकी बहुत बड़ी वजह है। सर, एक नॉर्मल शख्स को जब शुगर होती है तो इसकी इब्तदाई अलामात क्या होती है? देखिए, ज़्यादातर मरीजों में तो इसकी अक्सर अलामात होती नहीं। हम इसको एक खामोश कातिल भी कहते हैं कि शुरू के 6-7 साल मरीजों को कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन बाज़ औक़ात जिनमें शुगर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ख़राब हो, और ख़ास तौर पर टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि छोटे बच्चों में होती है, उसमें अक्सर इसकी कुछ अलामात शुरू से ज़ाहिर होनी शुरू हो जाती हैं, जिनमें सबसे कॉमन है पेशाब का ज़्यादा आना, ख़ास तौर पर रात को बार बार उठना पेशाब के लिए, प्यास का बहुत ज़्यादा लगना, मुंह खुश्क रहना, साथ ही साथ या वज़न कम होना शुरू हो जाता है बहुत तेज़ी से, या फिर जो जैसे टाइप 2 के डायबिटीज़ के मरीज उनका वज़न बढ़ना भी शुरू हो सकता है। भूख बहुत ज़्यादा लगना या भूख का बिल्कुल कम हो जाना, ये इसकी मेन अलामात हैं। बाज़ औक़ात लोगों के हाथों पैरों में सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाती हैं, जलन होनी शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात ज़ख्म बनने शुरू हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते। ये कुछ अलामात में होती हैं। और बाज़ दफ़ा मरीज़ वैसे ही रूटीन में अपना किसी और सिलसिले में चेकअप कराने जाते हैं तो पता चलता है कि जी उनको शुगर है और उनको कोई भी अलामत इसकी नहीं होती। सर, क्या प्री डायबिटीज़ मरीजों को भी, प्री डायबिटीज़ जो लोग होते हैं उनको मरीज़ कहा जा सकता है? जी बिल्कुल, वो भी प्री डायबिटिक्स भी मरीज होते हैं। प्री डायबिटीज बेसिकली नॉर्मल लोगों और उन लोगों जो को शुगर होती है उनके एक दरमियान की स्टेज, इसको हम ग्रे जोन कहते हैं। मतलब आप एक बस खाई के किनारे पे पहुंच चुके हैं, पीछे आपकी नॉर्मल शुगर के बगैर की जिंदगी थी, आगे जो खाई है वो शुगर है। और अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी खुराक को, अपनी लाइफस्टाइल को अभी से कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर आपका अगला कदम इस खाई में है, यानी आपको शुगर हो जाएगी। तो ये शुगर होने से बिल्कुल पहले की स्टेज है। इसको अगर पिक कर लिया जाए तो इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें सिर्फ डाइट से और वर्जिश से आप अपने आप को इस शुगर को या प्री डायबिटीज की स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, और फिर कई सालों तक फिर शुगर नहीं होती मरीज को, आप इससे रिकवर कर सकते हैं। इसका ये फायदा है इसको जल्दी पिक करने का। तो क्या सर प्री डायबिटीज वाले मरीजों को, अफराद को डॉक्टर अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का विजिट करना जरूरी होता है? देखें, लाजमी, क्योंकि इसमें मॉनिटरिंग बड़ा एक अहम रोल होता है। प्री डायबिटीज आपको डायग्नोसिस तो हो गया, अब आपके डॉक्टर जो आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं वो आपको खुराक की कुछ एहतियात बताएंगे, आपका लाइफस्टाइल जो मॉडिफिकेशन है यानी अपनी जिंदगी में आपने तौर तरीकों में क्या तब्दीली लानी है उसके बारे में बताएंगे, और फिर इनका फ्रीक्वेंटली हमने मॉनिटर करना होता है। मॉनिटरिंग का मकसद ये है कि हम टेस्ट कुछ अरसे बाद कराते रहें, हमें जल्द अज जल्द पता चल जाए कि ये शुगर की तरफ स्टेज जा तो नहीं रही या शुगर होती नहीं गई। अब दोबारा मैं वही बात करूंगा, जितनी जल्दी तशखीस हो जाए और उतनी ही जल्दी इसका कंट्रोल हम कर सकते हैं, और जितना जल्दी इसको कंट्रोल कर लें, आगे चल के जिंदगी में इसकी जो जो पेचीदगियां होती हैं उससे बच सकते हैं। शुरू के 1.5 से 2 साल में अगर शुगर का मरीज अपनी शुगर को बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर ले और अपना वजन 5 से 10% कम कर ले, तो कुछ लोगों में यहां तक चांस होता है कि उनकी शुगर तक रिवर्स हो जाए, खत्म हो जाए, या फिर अगले 5 से 6 साल तक डिले हो जाए। तो इसलिए इसकी जल्द तशखीस बहुत जरूरी है, और उसके लिए प्री डायबिटिक्स का भी अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को रेगुलरली चेकअप कराना बहुत जरूरी है। सर, कम से कम कितने वक्फे के बाद अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का विजिट करना जरूरी है? देखिए, जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, हम यूजुअली उनमें यही कहते हैं कि हर 6 माह बाद, कम से कम 6 माह बाद अपना HbA1c का जो टेस्ट है वो जरूर करा लिया करें, और अपने डॉक्टर से जरूर। इस दौरान जब आप रुजू करते हैं तो डॉक्टर ना सिर्फ आपके टेस्ट की रिपोर्ट देखता है, बल्कि वो आपसे कुछ अलामात के बारे में भी सवालात करता है, जिससे हो सकता है कि उनको पता चल जाए कि आपको शुगर की अलामात आ रही हैं, तो वो उसमें इंटरवीन कर सकें। सर, डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 में क्या फ़र्क होता है, सादा अल्फाज में बताएं। देखिए, सादा अल्फाज में कुछ तो मैंने आपको पहले समझाया। सिंपल अगर मैं बताऊं तो टाइप 1 डायबिटीज ज्यादातर बच्चों में होती है, छोटी उम्र के लोगों में होती है, टीन्स में यानी बलूगत की उम्र तक पहुंच रहे होते हैं बच्चे, उनमें या छोटे बच्चों में होती है। वजह इसमें लबलबे को डैमेज हो जाता है, तो जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है, इंसुलिन बनती नहीं, इसलिए ऐसे मरीजों का इलाज हम इंसुलिन के जरिए ही करते हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो बड़ी उम्र में होती है, 40 साल से ऊपर ज्यादातर होती है, मोटों में होती है जिनका वजन बहुत ज्यादा होता है, और अक्सर ये फैमिलीज में रन कर रही होती है, जैसे इनके माँ बाप, बहन भाइयों में भी किसी को शुगर बड़ी उम्र में होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज अब आनी शुरू हो गई है, और उसकी वजह दोबारा वही मोटापा। हमारी खुराक में इतनी तब्दीली आ चुकी है कि अब हमारे बच्चे भी बहुत ज्यादा मोटे और फिजिकली इनएक्टिव हैं, तो उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज अब आनी शुरू हो गई है। सर, आमतौर पे देखा गया कि कुछ स्मार्ट लोग भी होते हैं लेकिन वो भी शुगर के मरीज होते हैं, ये क्या वजह होती
इनको वही जो मैंने आपसे अर्ज की कि टाइप 1 या ऑटोइम्यून डायबिटीज होती है, इनमें लबलबा काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से उनको इंसुलिन की कमी होती है और फिर शुगर हो जाती है। और कुछ जिनियाती भी होते हैं मसाइल जिनमें ना मोटे ना भी हों लोग, उनको फिर भी शुगर हो सकती है। तो सर क्या शुगर के मरीजों का कोई परमानेंट इलाज भी दरियाफ्त हुआ है? देखें, अभी तक साइंस ने कोई ऐसा परमानेंट इलाज, इसका अगर मैं ये कहूँ कि बिल्कुल सिरे से शुगर खत्म हो जाएगी, ऐसा कोई इलाज नहीं दरियाफ्त हुआ। टाइप 1 डायबिटीज में एक चांस जो कि सिर्फ अभी बाहर के मुल्कों में और अभी वो भी तजुर्बाती बुनियादों पे हो रहा है, पैनक्रियाज या लबलबे का ट्रांसप्लांट है। वो एक चीज है जो कि टाइप 1 डायबिटीज को मुकम्मल तौर पे उसको क्योर कर सकती है, लेकिन वो भी तजुर्बाती बुनियादों पे है, बहुत कम सेंटर्स में होता है। और उसके बाद भी मरीजों को फिर जो आपका मुदाफ़ती निज़ाम है उसको दबा के रखने के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो अगर मुझसे सिंपल बात पूछें तो अब तक इसका मुकम्मल या कंप्लीट क्योर दरियाफ्त नहीं हो। सर शुगर का मर्ज जिस्म के कौन कौन से अज़ा पर असरअंदाज होता है? देखें, शुगर हमारे जिस्म के तमाम अज़ा पे किसी न किसी सूरत में ज़रूर असरअंदाज होती है। कुछ अज़ा ऐसे हैं जिन पे ज़रा जल्दी और ज़रा ज़्यादा असर करना शुरू कर जाती है। उनमें गुर्दे शामिल हैं, नेफ्रोपैथी जिसको हम कहते हैं, दिल पे असर कर सकती है, ऐसे मरीजों को ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाता है, इनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसी तरह ऐसे ही मरीजों में फॉलेज का खतरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ आंखों के पर्दे पे बहुत असर करती है, ना सिर्फ आंखों के पर्दे पे बल्कि जो लेंस है उस पर भी असर करती है। तो सफ़ेद मोतिया भी ऐसे मरीजों में काफ़ी कॉमन है। साथ ही साथ हमारी ये जो ब्रेन से नसें आ रही हैं, जिनको नर्व्स हम कहते हैं, उनको भी ये डैमेज करना शुरू कर देती है, जिनसे आपके हाथों पैरों में सुइयां चुभना, दर्दे रहना, टीसे रहना, इन पे असर हो जाता है। इसके बाद जो हमारे दिमाग से नर्व्स जाकर हमारे दिल को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर रही होती है, हमारी आंतों को कंट्रोल कर रही होती है, हमारे पेशाब के निज़ाम को कंट्रोल कर रही होती हैं, उन सब तक को डैमेज कर सकती हैं। और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, चक्कर आना, बैठ के खड़े हो तो चक्कर आ जाते हैं मरीजों को, दिल की रफ्तार यहाँ बहुत स्लो रहती है या हर टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ रहनी शुरू हो जाती है, हर वक्त मोशन लगे रहते हैं, यहाँ कब्ज़ की शिकायत हो जाती है ऐसे मरीजों को, यहाँ पेशाब का कंट्रोल करना इनको दिक्कत हो जाती है, मसाने से पेशाब लीक हो जाता है या रुक जाता है। मर्दों में जो है इज़्दिवाजी ज़िंदगी में उनको मसाइल पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस शुगर की होती हैं। सर शुगर के मरीज को कौन कौन से टेस्ट करवा कर अपने डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखिए, वो हर मरीज की कंडीशन पे डिपेंड करता है और आपके डॉक्टर ही बेहतर आपको तजवीज़ करेंगे कि आपने कौन से टेस्ट करा के जाना है। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं जो मैं आपको मशवरा दूंगा, आप किसी को भी चेक करवाएं तो जाने से पहले आपका 2 या 3 दिन का शुगर का रिकॉर्ड ज़रूर बना के लेकर जाएं, जिसमें कम से कम आपके दिन में हर दिन की 3 से 4 दफ़ा की शुगर ज़रूर हो, जिसमें से एक शुगर खाने से पहले की हो, सुबह खासतौर पर नाश्ते से पहले की, और उसके बाद 2 या 3 रीडिंग्स ऐसी हो जो कि खाने के बाद की हो या खाने के 2 घंटे के बाद, और ये 2 से 3 दिन का रिकॉर्ड हो। उससे तो हमें पता चल जाता है कि पिछले 3-4 दिनों में शुगर का रिकॉर्ड कैसा जा रहा है। दूसरा टेस्ट HbA1c है जो कि पिछले 2 से 3 माह का हमें एवरेज दे देता है कि पिछले 2-3 माह में शुगर का कंट्रोल कैसा रहा है। तो ये 2 टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपके डॉक्टर आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक ही तजवीज़ देंगे, उसके मुताबिक टेस्ट करवाएं। सर नहार मुँह शुगर लेवल कितना होना चाहिए? देखिए, नॉर्मल इंसानों में खाली पेट सुबह शुगर 100 से नीचे होती है, और जिनको शुगर होती है उनमें खाली पेट शुगर 126 से अगर ज़्यादा 126 या उससे ज़्यादा हो तो हम कहते हैं इनको शुगर है। अगर 100 से लेकर 125 तक हो तो हम कहते हैं ये प्री डायबिटिक रेंज है। जो मरीज शुगर के मरीज़ हैं, अब अगेन दोबारा मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि आपके जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो आपको बेहतर बताएंगे। कुछ मरीज़ों में हम उनकी कंडीशन देख के बड़ा सख्त कंट्रोल एडवाइस करते हैं, हम कहते हैं आपने खाली पेट वाली शुगर 100 से नीचे ही रखनी है, दवाइयों के जरिए, इंसुलिन के जरिए, जैसे भी आप करें। कुछ मरीज़ होते हैं खासतौर पे जैसे बुजुर्ग होते हैं या जिनमें शुगर को ज़्यादा लो होना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, उनमें हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं और हम कहते हैं कि जी आप 130 से 110 के दरमियान रख लें। दोबारा मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं उनसे मशवरा करें, वो आपको बेहतर बताएंगे कि आपका शुगर का लेवल खाली पेट कितना होना चाहिए। सर शुगर के मरीजों को कौन सी अशिया खाने का मशवरा दिया जाता है? देखें, मैं इस चीज़ को इस तरह से लूँगा कि हम शुगर के मरीजों को कौन सी चीज़ों से बचने का मशवरा ज़्यादा देते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें नशास्ता ज़्यादा, ऑब्वियसली आप सबको पता है मीठा खाने से शुगर बढ़ती है। उसमें एक बात मैं बता दूं, लोग समझते हैं कि गुड़ और शक्कर जो है वो चीनी नहीं है या मीठा नहीं है। चीनी, गुड़, शक्कर एक बराबर है, तीनों चीज़ों से शुगर बढ़ती है, तीनों चीज़ें आपको मना है। साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, जो मसनूई हम कुछ गोलियां वगैरह मिलती हैं चाय में इस्तेमाल कर लेते हैं कि मीठी हो जाए, क्लियर कट इसमें कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हम मरीजों को ज़्यादातर मशवरा यही देते हैं कि इनको अवॉइड करें, इनसे टोटली अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि आपने अपने आप को एक ट्रेनिंग देनी है कि आपने मीठी चीज़ नहीं खानी। जब आप थोड़ा थोड़ा किसी और फॉर्म में मीठा, चाहे उससे शुगर नहीं बढ़ी, लेकिन आपके दिमाग को तो आदत रहेगी कि आप मीठा खा सकते हैं, तो जब कुछ आपके सामने आएगा आप उसे रोक नहीं सकेंगे अपने आप को। तो इन चीज़ों से बचें।
मीठे के अलावा नशास्ते वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम, जिनमें रोटी चावल आलू है, इनको कम इस्तेमाल करें। मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल बंद कर दें। पाकिस्तान में हमारे ख़ास तौर पे अगर हमारी खुराक में इन चीज़ों को निकाल दें तो पीछे बचता कुछ नहीं। तो इनको मैं अपने मरीज़ों को ये मशवरा देता हूँ कि इनका इस्तेमाल जितना आप पहले कर रहे थे उससे आधा कर दें। रोटी कम, एक रोटी से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं खानी आपने। कम से कम ये चावल जब घर में पकें तो एक टाइम खाएं और छोटी प्लेट में खाएं। और आलू का इस्तेमाल मिसाल के तौर पे आप सालन में पहले 3 पीस या 4 पीस खाते थे आलू के एक टाइम पे, तो वो 2 कर दें या 1 कर दें। ये कुछ चीज़ें होती हैं। फल सब्जियां वो तकरीबन सारी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, सैलेड उनके लिए बहुत अच्छा है। फ्रूट्स में जिन फ्रूट्स से हम सख्ती से मना करते हैं उनमें आम, अंगूर और खजूर है। ये बहुत मीठे फल होते हैं, इनको कोशिश करें अवॉइड करें टोटली। केला भी कम खाएं क्योंकि इसमें भी शुगर ज़्यादा होती है। बाकी मौसमी फल आप खा सकते हैं दिन में 1 या 2 बार। दरमियाने साइज़ का फल, अब मिसाल के तौर पे सेब, आलू, अमरूद हो गया, ये तो आप एक दरमियाने साइज़ का फल आप इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। कुछ फल दूसरे होते हैं, तरबूज, चेरी, आलू बुखारा, खुबानी वगैरह। खुबानी आलू बुखारा है तो 2 से 3 पीस आप खा सकते हैं। और अगर तरबूज है तो वो एक छोटी प्याली जो है वो आप आराम से एक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकरी की चीज़ों को अवॉइड करें। गोश्त आप खा सकते हैं, चिकन और मछली आपके लिए बहुत अच्छी है। छोटा बड़ा गोश्त कोशिश करें कम इस्तेमाल करें, और ख़ासतौर पर सिर्फ चर्बी तो ज़रूर उसमें से साफ़ करके, चर्बी के बगैर इस्तेमाल करें। दूध रोज़ाना ज़रूर पिएँ 1 गिलास, मलाई उतार के और चीनी के बगैर। और अंडा भी ज़रूर आप एक इस्तेमाल करें। शुगर के मरीज़ भी 1 अंडा रोज़ का सर्दी समेत खा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। सर, शुगर के मरीज़ आमतौर पर शहद को भी इस्तेमाल करते हैं। शहद भी मीठा ही है, शहद में भी चीनी होती है, आपने नहीं इस्तेमाल करना। शहद हम सिर्फ उन मरीजों को एडवाइस करते हैं जब उनकी शुगर इंतहाई लो हो जाए, तब हम कहते हैं 1 चम्मच ले लें। सर, किस उम्र में शुगर होने का खदशा बढ़ जाता है? देखिए, उम्र का कोई खास कैद नहीं है। मैंने आपको बताया जो जिन वजूहात से बनती शुगर, बड़ी उम्र के लोगों में मोटापा सबसे बड़ी वजह मोटापा है और खुराक की बदपरहेजी है। छोटी उम्र के लोगों में आप कुछ कह नहीं सकते, किसी को भी किसी भी टाइम हो सकती है। इसका कोई खास उम्र की कोई लेवल नहीं है। हमने देखे 90 साल के बुजुर्ग भी माशाल्लाह हटे कटे खा पी रहे होते हैं, उनको कोई शुगर नहीं होती। 4 साल के बच्चों को भी शुगर हो जाती है। तो उम्र का कोई वो नहीं, ये किसी को भी हो सकता है। सर, क्या शुगर की दवाई गुर्दों पर असरअंदाज होती है? देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है हमारी अवाम में। लोग हमसे अक्सर यही कहते हैं कि जी हमने शुगर की दवाई इसलिए नहीं ली, हमें डर लगता है कि गुर्दों को खराब कर देगी। देखिए, शुगर की कोई भी दवाई गुर्दों को डायरेक्टली खराब नहीं करती। ऐसी कोई दवाई नहीं है शुगर की जो गुर्दों को खराब करती हो। हाँ, शुगर की कोई कॉम्प्लिकेशंस पहले से, जिनको मैंने आपको पहले भी बताया, शुगर लंबा अरसा रहे तो गुर्दों पे असर करती है। ऐसे मरीज जिनके गुर्दे पहले से कुछ डैमेज हो चुके हो या उनको किसी भी और वजह से गुर्दों के मसाइल हों, उनमें हमें एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे मरीजों में फिर शुगर की दवाई देने से बाज़ औक़ात गुर्दों के टेस्ट थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो उनमें हम उसकी या तो डोज कम कर देते हैं या उस दवाई को तब्दील कर देते हैं। दवाई खुद से किसी सेहतमंद शख्स के गुर्दों को खराब नहीं करती शुगर की दवाई। सर, क्या शुगर की दवाई के कोई साइड इफेक्ट भी होते हैं? देखिए, हर दवाई के कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। ये तो पैनाडोल तक का भी हो सकता है, आप जो मर्जी दवाई इस्तेमाल करें। हर शुगर की दवाई के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं और आपके डॉक्टर, आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपकी सेहत के मुताबिक, आपकी शुगर की किस्म के मुताबिक और आपकी दीगर जो अगर आपको कोई बीमारियां हैं उनको देख के, आपकी ओवरऑल कंडीशन देख के फिर ही कोई दवाई एडवाइस करेंगे। उसको हम सोचते हैं अमूमी तौर पे, मेरा जो अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, शुगर की दवाइयों के बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर होते हैं, सिवाय शुगर के लो होने के। एक ये ऑब्वियसली हम शुगर लो करना चाह रहे हैं, एक चांस इसका होता है। और कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो कि वजन को बढ़ाती हैं, कुछ होती हैं जो वजन को कम करती हैं। तो इस हवाले से हम देखते हैं हर दवाई का अलग प्रोफाइल होती है, वो आपके डॉक्टर आपको सही बेहतर तरीके से बताएंगे। तो सर, शुगर के मरीज, कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको सिर्फ टैबलेट की हद तक रखा जाता है, कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको इंसुलिन पे रख दिया जाता है, तो इनमें फ़र्क क्या होता है? देखिए, मैंने आपसे अर्ज़ की कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन की कमी है बेसिकली, तो जब एक चीज़ की कमी है तो आप उसकी कमी को ही पूरा करेंगे तो आप इंसुलिन देंगे। गोलियां उसके सिलसिले में कोई उनकी मदद नहीं कर सकती। जो दूसरी टाइप है टाइप 2 डायबिटीज़, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन है अपना काम नहीं कर पा रही, उनमें हम गोलियाँ देते हैं जो कि फिर इंसुलिन को उसका काम करने में मदद देती है। और सर, इंसुलिन N और R, इसमें क्या फ़र्क? देखिए, ये इंसुलिन की 2 किस्में हैं। बेसिकली इंसुलिन की जो किस्मों में बेसिक फ़र्क है वो उनके, हम जिसे कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या उनका असर कितनी देर रहेगा और कितनी जल्दी शुरू होता है। अमूमी तौर पे जो R है, ये इसको हम रेगुलर इंसुलिन कहते हैं। ये एक तरह से इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है। इसका असर ये हम खाने से पहले देते हैं और इसका असर 4 से 6 घंटे तक रहता है। मतलब एक खाने से लेकर दूसरे खाने तक ये तकरीबन कवर करती है। अगले खाने के लिए आपको दोबारा लगानी पड़ती है। जो इंसुलिन N है, जिसको NPH हम कहते हैं, ये इंटरमीडिएट एक्टिंग है।
जो कि तकरीबन इसका असर 10 से 12 घंटे तक होता है। तो हम ये ज़्यादातर मरीजों को रात के टाइम लगाते हैं ताकि रात के टाइम जब उन्होंने खाना नहीं खाना तो उस दौरान थोड़ा थोड़ा इंसुलिन इनके जिस्म में मौजूद रहे और उनको शुगर बढ़े ना रात के टाइम। तो ये दोबारा मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, दवाइयों की भी कई किस्में हैं, इंसुलिन की बेतहाशा किस्में आ चुकी हैं, एनालॉग्स भी हैं, ह्यूमन इंसुलिन भी हैं। सबका अलग अलग असर है, अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही आपकी कंडीशन के मुताबिक, आपकी लाइफस्टाइल के मुताबिक आपको तजवीज़ करेंगे कि आपने कौन सी इंसुलिन इस्तेमाल करनी है। सर, शुगर के मरीजों के लिए आपका मैसेज क्या है? देखिए, अगर आप मुझसे कोई एक मैसेज पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, अच्छा खाना खाएं लेकिन सेहतमंद खाना खाएं। सब्जियां, फ्रूट्स ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो ये हमारे प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फास्ट फूड जो खास तौर पे आजकल की हमारी जनरेशन भी, हम भी आदी हो चुके हैं इसके, कोल्ड ड्रिंक्स, इनसे प्लीज बचें, ये आपके लिए जहर है। और फिजिकली एक्टिव हो जाएं, रोजाना का वर्जिश का मामूल बना लें, चाहे वॉक कर लें 30 मिनट के लिए, रोज की 30 से 45 मिनट की वॉक आपके लिए बहुत अच्छी है। खवातीन को मैं ये कहूँगा अगर आपके लिए बाहर जाना मुश्किल है, आप घर में दिन में 3 दफा 10-10 मिनट करके वॉक कर लें। वो भी मुश्किल है तो हर नमाज के बाद 5 मिनट के लिए सिर्फ चल लें। चलना तेज है, इतना तेज कि आपका थोड़ा सा सांस फूले और आपकी दिल की धड़कन हल्की सी तेज हो। अपने मामूल में बस फिजिकल एक्टिविटी को शामिल कर लें और सेहतमंद खुराक लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे, आप शुगर से जरूर बचें। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।